अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हमने नेक्स्ट अगला लेक्चर शुरू करना है और इसमें जो चीज़ें हैं काफ़ी मज़ेदार हैं, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इसको पढ़ने का। तो चलें इसको शुरू कर लेते हैं। आज इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, इसकी रीडिंग और न्यूमेरिकल्स मैंने कर दिए हैं। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको हम तैयार करेंगे। तो अभी ज़रा हम रीडिंग कर लेते हैं। अभी हमारे पास जो टाइटल है वो है एरर्स इन मेजरमेंट। अब जो हम मेजरमेंट्स करते हैं, कोई भी चीज़ नापते हैं, तो उसमें एरर गलती हो सकती है। अब वो गलती किस किस तरह की होती है वो हमें यहाँ पे समझनी है। से क्या कहता है, मेजरमेंट्स यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यानी चीज़ों को इस्तेमाल करके जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, आर नेवर परफेक्ट। वो जाहिर है कि परफेक्ट नहीं होती, इंसान है हम लोग। दे इनहेरिट, उनके अंदर मौजूद होती हैं सम एरर्स, कुछ गलतियां रह जाती हैं। एंड डिफर फ्रॉम देयर ट्रू वैल्यू, और जो असल वैल्यू थी उससे हमारा जो आंसर है वो डिफर करता है, चेंज हो जाता है। द बेस्ट वी शैल डू, यानी हम फिर क्या कर सकते हैं, बेहतरीन काम हमारी तरफ से क्या हो सकता है, टू एंश्योर दैट द एरर्स आर एज स्मॉल एज रीजनेबली पॉसिबल, कि उन एरर्स को जितना हम मिनिमाइज कर सकें उतना ही है। ये देखें, हम इंसानों के लिए यही है, जैसे अल्लाह ताला के साथ लिंक है, और हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने यही कहा हुआ है कि इंसान जो है वो खता का पुतला है, गलती से होनी है। लेकिन फिर हमारा काम क्या होता है कि हम अपनी उन गलतियों को कम से कम कर लें। अल्लाह ताला यही चाहते हैं हमसे। और यहाँ भी देखें, हमने यही करना है कि हम जो मेजरमेंट्स कर रहे हैं, जो चीज़ें नाप रहे हैं, उसमें गलती आनी है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि उस गलती को मिनिमाइज कर सकें, कम से कम कर सकें। अब आगे दो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना वो ब्रैकेट्स में मैं कर देता हूँ। अ साइंटिफिक मेजरमेंट शुड, अब जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ज़ाहिर साइंटिफिक है, साइंसी चीज़ों को लेके कर रहे हैं, तो शुड इंडिकेट, उसको साथ बताना चाहिए। यानी जो भी हम साइंसी मेजरमेंट कर रहे हैं उसको लाजमी साथ बताना चाहिए द एस्टिमेटेड एरर, के अंदाजन कितनी गलती हो सकती है इसमें इन द मेजर्ड वैल्यूज। ठीक है ना, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आप आगे बन सकता है कि यूजुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। एरर कौन सा, एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई तजर्बा, कोई काम कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो ये जो एरर्स हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं। तो अगर हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई कितनी तरह के एरर्स हो सकते हैं, तो हम बताएंगे भाई 3 तरह के हो सकते हैं, और उन तीनों के नाम फिर हम गिनवाएंगे। ह्यूमन एरर, जो इंसान की वजह से हो सकता है, अपनी ज़ात की वजह से। सिस्टमेटिक एरर, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, अभी तफसील से पढ़ते हैं। और एक रैंडम एरर है, कोई और वजूहात भी हो सकती हैं, रैंडम। ठीक है, अब इनको ज़रा हमने थोड़ा सा तफसील से पढ़ना है। ह्यूमन एरर, अब इसमें क्या है जी, दे अकर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस, क्या यानी मैं कर रहा हूँ तो मैं कोई और रीडिंग ले रहा हूँ, कोई और स्टूडेंट कर रहा है तो कोई और रीडिंग ले रहा है। तो पर्सनल पे डिपेंड करता है कि कौन सा इंसान बैठ के कर रहा है। बाज़ लोगों से एक्यूरेट नहीं होता, बाज़ों से ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन परसेप्शन सच एज, अब उसमें क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सच एज एग्जाम्पल दे रहा है, द इनएबिलिटी टू परफेक्टली एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्केल। समटाइम हमारे पास स्केल होते हैं, उसके पॉइंटर बने होते हैं, सुई आगे बनी होती है, हमने उसको रीड करना होता है। अब वो उसको रीड करने में ही हमें मसला आ रहा है, तो कहता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक को रीडिंग अच्छी आती है, दूसरे को रीडिंग नहीं आती, कि उसको स्केल को, उसकी सुई को कैसे नापना है, कैसे वहां से मेजरमेंट लेनी है। तो ये हो सकता है, एग्जाम्पल्स दे रहा है ना। पर्सनल एरर कैन आल्सो अराइज ड्यू टू फॉल्टी प्रोसीजर, हमारा तरीका ही गलत है। मुझे अच्छा तरीका आता है लेकिन मेरा जो स्टूडेंट है उसको तरीका आता ही नहीं है, तो प्रोसीजर ही फॉल्टी हो गया, गलत हो गया। टू रीड द स्केल, आगे और कहते हैं द करेक्ट मेजरमेंट नीड्स टू लाइन अप, जाहिर है उसकी बता रहे हैं कि कैसे हमने मेजरमेंट करनी है, ये उसने पहले भी बताया हुआ है कि नीड्स टू लाइन अप योर आई राइट इन फ्रंट ऑफ द लेवल, कि आंख को जो है उसके बिल्कुल लेवल पे रखेंगे तो फिर मेजरमेंट होती है। आगे कहते हैं इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, जहां हमने टाइम को मेजर करना होता है, द रिएक्शन टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट अ स्टॉप। अब जैसे स्टॉप वॉच हम करने लगे हैं, तो एक बंदा है वो फौरन जो ही चीज स्टार्ट हुई है फौरन उसने क्लिक कर दिया, और एक बंदा है उसको फौरन करने में ही मसला आता है, वो 2-3 सेकंड बंदा चल भी पड़ा हुआ है और बाद में क्लिक कर रहा है। तो रिएक्शन टाइम हमारा कितना है,
इंसान कितना जल्दी रिएक्ट कर लेता है, कितना लेट रिएक्ट करता है, कहता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे डिफरेंट एरर्स जो हैं कि एक तो इनएबिलिटी है कि हम उसको पढ़ नहीं पाते सही, दूसरा पॉइंट कहता है कि वो फॉल्टी प्रोसीजर हो सकता है, तरीका ही गलत है, और तीसरा कहता है कि हमारा जो रिएक्शन टाइम है वही ख़राब हो सकता है। तो ये 3 डिफरेंट वजूहात वो बता रहा है, और यही हम बता सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन एरर कैसे कैसे हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स हम उसको गिनवाएंगे। अब आगे फिर उसका वो सद्देबाब भी बताता है कि अगर ये ह्यूमन एरर आ रहा है तो इसको कैसे दूर कर सकते हैं। ह्यूमन एरर कैन बी रिड्यूस्ड, कहते हैं इसको कम कर सकते हैं बाय इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग अच्छी दी जाए। लोगों को ज़ाहिर काम करवाने लगे हैं तो पहले ट्रेन कर लें, उनको टेक्निक्स बताई जाए, प्रोसीजर तरीका बताया जाए टू हैंडल द इंस्ट्रूमेंट, के इंस्ट्रूमेंट को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, एंड अवॉइडिंग एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन, और इर्द गिर्द का जो माहौल हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, मुतासर कर सकता है कि उधर एकदम से टीवी लग गया तो हमारा ध्यान टीवी की तरफ हो गया और हम काम की तरफ ध्यान नहीं किया हमने, तो एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती हैं। तो कहता है कि ये चीज़ें, इनसे आप बच सकते हैं। और कहते हैं एंड पे आखिरी लाइन में कहता है कि सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप इंस्ट्रूमेंट वो लें जो डिजिटल है, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो इंस्ट्रूमेंट है। स्टॉप वॉच लेनी है तो बजाय पुरानी वो टिक टिक वाली के आप डिजिटल ले लें, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट आपको बेहतर करके दे सकता है। तो ये ह्यूमन एरर जो है वो इस तरह से। सो बेसिक पॉइंट हमने याद रखना है कि ह्यूमन एरर ह्यूमन की वजह से होता है, इंसान की ज़ात की वजह से होता है, उसको करना नहीं आ रहा है, एंड बाकी सो ऑन जो भी है। अब नेक्स्ट जो है वो कहता है सिस्टमैटिक एरर। अब सिस्टमैटिक एरर जो है वो सिस्टम की वजह से है। सिस्टम किसको कह रहे हैं? जिन चीज़ों से हम काम कर रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट जिनसे हम कर रहे हैं, मीटर रॉड है, स्टॉप वॉच है, वो इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है, उस इंस्ट्रूमेंट में ही प्रॉब्लम है, तो फिर उस वजह से गलती आ सकती है। दे रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस ऑल मेजरमेंट, कहते हैं एक ऐसा असर जिससे हमारी तमाम मेजरमेंट मुतासर होती हैं ऑफ पर्टिकुलर मेजरमेंट, कोई भी हम कर रहे हैं इक्वली, मैं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो सबका मसला आ रहा है। तो सबका मसला इसीलिए आ रहा होगा कि वो इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंट, बार बार ये चीज़, डिफरेंस इन रीडिंग, बार बार रीडिंग में फ़र्क आता है। इट अकर्स ड्यू टू, अब वो क्यों होता है? इट अकर्स ड्यू टू सम डेफिनेट रूल, एक खास रूल, वही बात कि वो प्रोसीजर गलत है। इट मे अकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, पीछे हमने जीरो एरर पढ़े थे, क्योंकि वो जो जीरोज हैं वो कंसाइड नहीं कर पा रहे होते, आगे या पीछे हो जाते हैं, तो वो जीरो एरर होता है उस इंस्ट्रूमेंट में, उसकी वजह से हमारी मेजरमेंट गलत आ रही है, हम वो जीरो एरर नहीं साथ बता पा रहे, तो ये जाहिर है कि जीरो एरर की वजह से भी हो सकता है। पुअर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर हमने जब स्टार्ट करने लगे हैं वो एक्सपेरिमेंट, तो हमने उसको कैलिब्रेट नहीं किया, प्रॉपर उसके जीरोज मैच नहीं किए, ठीक है ना, तो फिर वो जाहिर है ये भी काम खराब हो जाएगा। या फिर इनकरेक्ट मार्किंग के ऊपर, उसके ऊपर जो निशान लगे हुए हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, वो निशान ही गलत लगे हुए हैं, तो मेन काम इंस्ट्रूमेंट की गलती, वो हमारा ये सिस्टमैटिक एरर जो है वो आता है। द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर, अब जाहिर है एंड पे वो यही बताता है कि इसको कैसे दूर कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर, कहता है फिर यही करें कि अपने आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसको किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर करवाएं, कंपेयर करवाएं कि हाँ भाई मेरे पास जो है और दूसरे वाला सेम रीडिंग दे रहे हैं, या वो और दे रहा है, मेरे वाला और दे रहा है, तो बाकियों से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे वाला ठीक है कि नहीं है। तो कंपैरिजन करवाना जो है ये इसका हल हो सकता है। तो ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब तीसरा जो है वो रैंडम एरर है। अब रैंडम एरर जो है रैंडम है, किसी और रीजंस की वजह से हो सकता है, माहौल की वजह से, वेदर की वजह से, बाहर से कोई फोर्स लग गई, बाहर से कोई प्रेशर लग गया, दर्जा हरारत बढ़ गया, एकदम से कम हो गया, तो अदर फैक्टर्स जो हैं बैरूनी अवामल, ठीक है ना, ऐसे कह सकते हैं। इट इज सेड टू अकर व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स, बार बार हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं ऑफ अ क्वांटिटी, गिव्स डिफरेंट वैल्यूज। एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, कोई और रिजल्ट आया, उसी तरह से एक और दफ़ा एक्सपेरिमेंट करेगा, रिजल्ट ही कुछ और आ गया, क्योंकि अब कंडीशंस चेंज हो गई हैं, माहौल चेंज हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो इसलिए अगली दफ़ा करने से वो चेंज हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू सम अननोन काजेज, ठीक है, बाज़ का पता ही नहीं चलता है कि किस वजह से हो रहा है, अननोन है, ठीक है, विच आर अनप्रेडिक्टेबल, और हम उसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है ना, ये हो सकता है। द एक्सपेरिमेंटर हैव अ लिटिल और नो कंट्रोल, अब डेफिनेटली इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं मारा होता, या बहुत हल्का फुल्का हो सकता है। रैंडम एरर अराइज ड्यू टू सडन फ्लक्चुएशन, अब एग्जाम्पल्स की तरफ जा रहा है कि कैसे हो सकता है।
सडन फ्लक्चुएशन और वेरिएशन इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, माहौल में जो एकदम से चेंजेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन टेम्परेचर, दर्जा हरारत कम ज़्यादा हो सकता है, प्रेशर कम ज़्यादा, ह्यूमिडिटी हवा के अंदर नमी आ गई, वोल्टेज करंट का कम ज़्यादा वोल्टेज का हो जाना, तो ये सारे चीज़ें हो सकती हैं। ये उसकी एग्जांपल्स हैं कि रैंडम एरर क्यों हो सकता है, ठीक है। और आगे फिर वो बताएगा कि इसको कैसे दूर कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड, इसको आप कम कर सकते हैं यूजिंग सेवरल और मल्टीपल रीडिंग्स, बजाय एक रीडिंग लेने के 3 4 5 6 रीडिंग्स ले लें, ठीक है। 3 4 5 दफ़ा उसको रिपीट कर लें अपने एक्सपेरिमेंट को, और फिर क्या करें, वो जितनी भी रीडिंग्स आई हैं 5 दफ़ा फॉर एग्जांपल आपने किया है, तो उन 5 रीडिंग्स को सम कर लें और उनको 5 पे डिवाइड कर लें। एवरेज, मैथ में जैसे एवरेज निकालते हैं, सारी वैल्यूज़ को प्लस किया और उतने पे डिवाइड कर लिया, तो इस तरह से फिर वो जो एरर है ना, उसकी कमी ज़्यादती वो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको ख़त्म करवा सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक हम इसको करेंगे, ठीक है। तो इधर तक, आगे भी एक और एग्जाम्पल है, इनफ है इतना, वो आगे पेंडुलम के एग्जाम्पल है, इतनी ओके है ये। तो ये हमारे 3 तरह के जो एरर्स हैं वो हो गए, उनको हमने समझ लिया। अब एरर्स की वजह से आगे क्या होता है, अगला टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। ये अनसर्टेनिटी जो है ये होती है कि जिसमें हम श्योर नहीं होते किसी चीज़ के मुतल्लिक, अनसर्टन है, बेयकीनी है कि हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं कि हाँ भाई इसका जो आंसर है वो यही है, उसके मुतल्लिक हम श्योर नहीं होते, वो उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। और ये जो शुरू की 3 लाइनें हैं ना, यही इसकी याद करने वाली भी हैं। बाकी उसने बड़ी लंबी चौड़ी एक एग्जांपल की हुई, अब मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ, वो याद करना या उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही है। और एंड पे भी है थोड़ा सा पढ़ने वाला। सो कहता है देयर इज़ नो सच थिंग एज अ परफेक्ट मेजरमेंट। पहले भी हमने पढ़ा कि कभी भी आप एग्जैक्ट परफेक्ट मेजरमेंट कभी नहीं आप कर सकते, क्योंकि देखें किसी चीज़ का जो आप मेजरमेंट है आप ऐसे नहीं कर सकते 10.1239785 अशारिये के बाद, अगर कैलकुलेटर में देखें ना, वो अशारिये के बाद कितनी लंबी वैल्यूज़ जाती हैं। तो आपके पास कभी एक फुट्टा ऐसा हो जिससे आप 10 अशारिया तो आगे 12-13 अशारिये के बाद की वैल्यूज़ तक भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। और कहाँ तक करेंगे, 10-12 तक भी कर ले तो 100 तक जा सकते हैं या 1000 तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो यही वो कहने का उसका मतलब है कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं कभी भी आप ये नहीं कह सकते 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो ये वो बात कर रहा है, व्हेनेवर अ फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, जब भी हम मेजरमेंट करते हैं एक्सेप्ट काउंटिंग, गिनती के अलावा 1 2 3 4 के अलावा, देयर इज इनएविटेबली सम अनसर्टेनिटी, तो उसमें थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रह जाती है अबाउट इट्स डिटरमाइंड वैल्यू ड्यू टू सम इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। देखिए ना, आप फुट्टा यूज़ कर सकते हैं, फुट्टा नहीं यूज़ कर रहे तो उसके अलावा वो जो वर्नियर कैलिपर था वो यूज़ करेंगे। वर्नियर कैलिपर नहीं कर रहे यानी और बेहतर इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको, तो फिर आप स्क्रू गेज पे चले जाते हैं। अब स्क्रू गेज से नीचे वाला नहीं है, स्क्रू गेज सबसे बेस्ट करके देगा, लेकिन उससे बेहतर भी तो हो सकता था, लेकिन वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। अब बाकी ये जो उसने एग्जांपल दी हुई है ना, वो कहता है जी लेट्स सपोज आपके पास ना एक लोहे की एक रॉड है, आप उसकी जो है लेंथ मेजर करने लगे हैं, और वो लेंथ मेजर करने के लिए आप वो फुट्टा ले आते हैं, वो जो मीटर रॉड है वो ले आते हैं, ठीक है, या मेजरिंग टेप ले लेते हैं। तो अब उसको मेजर करते हैं, तो उसने देखे नीचे लिखा हुआ है जी लेट्स सपोज, आपको नज़र आता है कि वो 10.3 सेंटीमीटर और 10.4 सेंटीमीटर के कहीं दरमियान में आ रही है, ठीक है। अब उसके दरमियान में आ रही है तो इसका मतलब फिर एग्जैक्ट तो ना हुआ, ठीक है। तो फिर अब लेकिन इस मीटर रॉड से तो आप इतना ही कर सकते हैं, यहाँ तो 10.3 हो सकता है या 10.4 हो सकता है, तो उसके जो इन बिटवीन वाला है वो आप नहीं कर पाते, तो उसमें फिर अनसर्टेनिटी रह गई। अब वो जो अनसर्टेनिटी कितनी रह गई, वो कहता है प्लस माइनस, क्योंकि थोड़ा आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, वो प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर की है। तो इसी तरह जब भी कोई भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो उसमें चाहे वो अशारिये के बाद बहुत छोटी वैल्यू आएगी, लेकिन वो अनसर्टेनिटी रहनी है, होनी है। तो ये सारा वही सब कुछ लिखा हुआ है, ये पेपर में या कहीं भी ये नहीं आना, जस्ट आपको समझाने के लिए उसने बताया, वो मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया। अब इसकी जो मेन चीज़ पढ़ने वाली है, याद करने वाली, वो एंड वाली ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं इनमें है, और मैंने ब्रैकेटें लगाई हैं। द अनसर्टेनिटी इन स्मॉल लेंथ,
यानी छोटी सी लंबाई के अंदर ये जो अनसर्टेनिटी आती है, सच एज डायमीटर, हम किसी वायर का मेजर करने लगे हैं, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का एक छोटा सा इंटरवल मेजर करने लगे हैं, कैन बी रिड्यूस्ड, कहते हैं इसको हम कम कर सकते हैं फर्दर, कैसे, बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि अगर आपको अनसर्टेनिटी आ रही है तो फिर आप बार बार रीडिंग लें, और वो जो बार बार रीडिंग लेंगे फिर उनकी एवरेज ले लें। तो यही वो आगे वो कह रहा है कि वो मल्टीपल रीडिंग्स लें एंड देन फाइंडिंग एवरेज वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू निकाल लें। और एंड पे ये जो 2 लाइनें हैं ये भी पढ़ने वाली या समझने वाली हैं, याद करने वाली। द अनसर्टेनिटी आर एक्यूरेसी इन द वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी कैन बी इंडिकेटेड कन्वीनियंटली बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब कहते हैं ये जो अनसर्टेनिटी आ रही है ना, वो हम कैसे शो करा सकते हैं किसी रीडिंग के अंदर, उसके लिए फिर हम ये सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या, वो फिर अब अगला टॉपिक है वो आएगा कि अब कैसे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, किस तरह के होते हैं, और वहाँ उसके रूल्स अपने क्या हैं। तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो स्टार्ट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट हम कहते हैं अहम को, और फिगर कहते हैं नंबर्स को, गिनती को, 1 2 3 4 5। तो जब भी हम कोई रीडिंग लिख रहे हैं जैसे 4.695, तो इसमें से जो मैंने ये 4 डिजिट गिनवाए हैं, तो इनमें से कौन कौन अहम है और कौन कौन गैर अहम है, तो यही हमने यहाँ बताना होता है। यहीं से पढ़ लेते हैं जहां से मैंने इसको ब्रैकेट में किया है। इट इज इंपॉर्टेंट, कहता है अहम होता है, टू रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का कितना लेवल है वो हम दिखाएं इन अ मेजरमेंट बाय रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशंस इन सिग्निफिकेंट फिगर। ये वही बात है जो ऊपर उसने की है, इसको याद नहीं करना, ये ऊपर वाली बात ही है कि भाई हमें अनसर्टेनिटी बतानी हो तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के थ्रू बताते हैं। अभी तक उसने ये हमें समझाया। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, रट्टा मारना है, लिखना है इसको। कहता है द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स, आर द डिजिट, डिजिट मतलब नंबर्स, गिनती, 1 2 3 1 0 0 भी आता है बीच में। तो कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स, आर द डिजिट, ये वो डिजिट होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, ऑफ अ मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट के, विच आर रिलायबली नोन, जिनके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, इन्हिसार कर सकते हैं, और वो नोन है, हमें पता है। यानी वो वैल्यूज, यानी 6-7 वैल्यूज हैं, तो उनमें से अगर 5 के मुतालिक हम श्योर हैं कि भाई इन पे आप इन्हिसार कर सकते हो, तो वो 5 हमारी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी, बाकी इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो यही वो डेफिनेशन के अंदर कह रहा है, रिलायबली नोन, वो चीज़ें जिन पे इन्हिसार किया जा सकता है। आगे उसने ये एग्जाम्पल समझाई हुई है, ये जो फिगर 1.14 नज़र आ रही है ना, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि जब आप ये जो ब्लैक वाला जो है इसकी आप मेजरमेंट करने लगे हैं, और आपने नीचे ये फुट्टा लगाया है उसके नीचे, और उसको आप मेजरमेंट करते हैं, तो 4 के देखें आगे जा रहा है 5 6 7। अब यहाँ वैसे तो उसने, मैंने इसको हाईलाइट, इसको मैं बड़ा करके देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर करके, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ तक है ना ये रॉड, और ये बिल्कुल ना 7 के ऊपर है। तो उसकी जो वैल्यू है ना, ये जो रॉड है उसको यहाँ तक होना चाहिए था इस जगह पे, क्योंकि वो यही एग्जाम्पल हमें बताना चाह रहा है कि जी 4, अब देख रहे हैं ये 4 यहाँ पे है, 4 के बाद 0.1 2 3 4 5, यहाँ तक 4.5 हो जाता है, आगे ये 6 हो जाता है। तो 6 और 7 का और रफड़ जो है वो दिखाना हमें चाह रहा है, लेकिन वो बहरहाल उसने आगे दिखाई हुई है। तो समझें कि इस जगह पे है वो जो रॉड है हमारा, ये ब्लैक वाला। तो इसके बाद उसकी जो रीडिंग है वो हमें यहाँ पे ने समझाएगा, ये देखें इधर आगे। ओके, तो कहता है जी वो जो उसकी लेंथ है वो इन बिटवीन है 4.6 के और 4.7 के सेंटीमीटर के। तो कहता है कि चूंकि ये लेंथ जो है वो उनके दरमियान में है, तो इसलिए ये जो 6 वाला डिजिट है और ये जो 7 वाला डिजिट है, ये हमारा अब रिलायबल नहीं रहा, उसमें एम्बिग्विटी आ गई है, प्रॉब्लम आ गई है। तो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए फिर हम यही करेंगे कि हम कहेंगे कि ये जो 6 डिजिट है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, और सिग्निफिकेंट फिर कौन होगा, ये 4, क्योंकि 4 तक हमें एग्जैक्ट पता है। ठीक है, बस इतनी वो एग्जाम्पल दे के हमें समझाना चाह रहा था। अब नेक्स्ट जो है ना, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डेफिनेशन है ना, ये वाली, ये आपने करनी है, और इस डेफिनेशन के साथ आप इस लाइन को भी जोड़ें, क्योंकि ये भी उसके साथ जो है प्रॉपर डेफिनेशन बनती है। इन एनी मेजरमेंट, किसी भी मेजरमेंट में, द एक्यूरेटली नोन डिजिट, वो डिजिट जिनका एग्जैक्ट हमें पता चल गया, एक्यूरेट है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और कहता है पहला जो डाउटफुल डिजिट है, जैसे इधर यहाँ पे पहला डाउटफुल डिजिट क्या है, 6 या 7, इसमें डाउट है।
तो 4 जो है वो हमें एग्जैक्टली पता है, एक्यूरेटली पता है, लेकिन 6 और 7 में डाउट है, तो उसको भी हम सिग्निफिकेंट में शामिल कर रहे हैं, करना है। ये उसने एक हमें रूल जो है वो बता दिया है, ठीक है। द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो इनको हम कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब आप डेफिनेशन याद करेंगे ये लिखें, ये जो ऑरेंज, ये किस तरह येलो कलर का है ये वाला, 2 लाइनें और 2 लाइनें ये डालें तो परफेक्ट जो है ये डेफिनेशन बन जाती है। अब आगे जो है एक सेपरेटली शॉर्ट सवाल भी और लॉन्ग भी बन जाता है। शॉर्ट तो वैसे नहीं बनता, ये लॉन्ग ही बनता है कि जी जो सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के रूल्स क्या हैं, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन से नहीं होते, उसके रूल्स क्या हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाई है और एंड पे लगाई है, ये सारे का सारा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसमें पॉइंटर्स आते हैं सारे। कहता है फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड। कहता है ये जो पॉइंट्स आप आपको बता रहे हैं ये आपने जहन में रखना है वाइल डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी डाटा। किसी भी डाटा के अंदर, मालूमात के अंदर कितने चीज़ें सिग्निफिकेंट हैं उसके लिए कहता है ये रूल्स आपने ध्यान रखने हैं। तो रूल यहाँ से वैसे स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। कहता है 0 के अलावा जो भी नंबर्स है ना 1 से लेकर 9 तक, वो जब भी आए आपके सामने आप समझें कि वो सिग्निफिकेंट हैं। ठीक हो गया, ये पहला रूल है। हाउएवर जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब 0 का रौला है, बाकियों का रौला कोई नहीं है। 1 से लेकर 9 तक जब सामने नजर आ गए सिग्निफिकेंट हैं, मसला सिर्फ होगा 0 का। तो उसके लिए फिर हम चेक करेंगे इन केस ऑफ जीरोज द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। अब 0 के मुतालिक जो रूल्स हैं ना वो ये सारे हैं, ये हमने जरा गौर करना है। नंबर 1 कहता है अ 0 बिटवीन 2 डिजिट्स इज कंसिडर सिग्निफिकेंट। 2 डिजिट्स के दरमियान में अगर आ जाए, जैसे 3, 0, 5, तो 3 और 5 जो दोनों सिग्निफिकेंट हैं उनके बीच में 0 आ गया तो फिर ये 0 सिग्निफिकेंट होगा। ये उसने एग्जांपल दी हुई है 5.06, तो 5 और 6 के दरमियान में आ गया ना 0, तो फिर ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो खब्बी तरफ वो माइनस तो नहीं, उल्टी तरफ में पीछे की तरफ जो जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं, नॉट सिग्निफिकेंट, उनको नहीं लेना। बस ये देखें, ये लिखा हुआ ना 0.0034, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा। तो 3, 4 तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन उसके पीछे जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो लेफ्ट साइड पे जो जीरोस होंगे दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये आपने याद रखना है। और सी में कहता है जीरोस ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। राइट साइड पे जो भी जीरोस आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। जैसे अब ये लिखा है 2.40, तो ये 0 भी सिग्निफिकेंट है। तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इसके अंदर, 3 है। आगे कहता है इफ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन। अब अगर प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई है तो उसमें जितने नंबर्स हैं वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, देखा ना, ये पूरा साइंटिफिक फॉर्म लिखी हुई है 3.50 इंटू 10 की पावर 4। तो फिर 3 भी, 5 भी, 0 भी, ये सब सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट नंबर्स हमने सिर्फ इधर से लेने हैं, ठीक है ना, वो 10 की पावर को नहीं लेना बीच में। तो ये सारे तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट होंगे। नीचे उसने एक छोटा सा सवाल भी करवाया हुआ है, तो कर लेते हैं। कहता है जी जरा इनमें उसे बताएं ना कि कौन कौन से कितने कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं। तो जरा आप लोग बताएं ना कि ये जो ए वाला है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। 3, मैं बता रहा हूँ 3। इस वाले में कितने हैं, इसमें भी तीनों हैं, क्योंकि इसमें कोई 0 आ नहीं रहा। इस वाले में आ जाए तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, 3, क्योंकि ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। तो लेफ्ट वाला जो 0 है इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। और इस वाले में कितने सिग्निफिकेंट हैं, इसमें भी 3 है, क्योंकि जीरोस, चारों जीरोस जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं। तो ये चारों के चारों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें भी 3 ही है, 1 2 5 ही है बस। ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये हमारा सिग्निफिकेंट वाला भी हो गया। अब आगे ये 2 कंसेप्ट हैं बड़े मज़े के। आमतौर पे हम इनका मतलब सेम ही ले रहे होते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा फ़र्क है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, इन दोनों में फ़र्क हमने बताना है। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली आर टू वन अनदर। यानी कहता है फॉर एग्जाम्पल आपने 3 मेजरमेंट्स ली हैं और तीनों बहुत ही नज़दीक आई हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये बड़ी प्रिसाइज हैं, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक हैं, उनमें कोई गैप नहीं है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं फैली हुई। जैसे उसकी बड़ी अच्छी उसने एग्जांपल ये दी हुई है, ए वाला पार्ट ये वाला देखें।
इसमें हिट किसको करना था, ये बीच वाले को, लेकिन कोई मसला नहीं है, इसको हिट नहीं किया, लेकिन बाहर बाहर हिट किया है। लेकिन जब भी हिट किया वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक नज़दीक हिट किया उसने। तो जब बहुत नज़दीक हिट करना है तो इसका मतलब ये प्रिसाइज है, ठीक है। प्रिसीजन की ये डेफिनेशन या एग्जांपल ये आ जाती है। और एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू सम एक्सेप्टेबल और ट्रू वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू के हम कितने पास पहुंचे हैं। अगर एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे है और हम उससे काफ़ी दूर है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक्यूरेट है। एक्यूरेट होता है कि सही आंसर देना। तो एक्चुअल वाली वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाना, जितना नज़दीक आप पहुंच जाएंगे आप कहेंगे हम उतने ही एक्यूरेट हो गए, उतना ही एक्यूरेट निशाना लगा है। अब ये बी वाले में देखें तो ये जो ये वाला निशाना और ये वाला निशाना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये वाला एक्यूरेट है। हम कह सकते हैं कि इसमें इस वाले में अंदर एक्यूरेसी है। लेकिन ये जो तीसरे वाला है ना, ये जो उसने बनाया हुआ ये वाला, इसमें एक्यूरेसी भी है क्योंकि वो एक्चुअल के बहुत बिल्कुल पास है, और साथ उसके जो है ये क्या उसका नाम था, प्रिसीजन भी है कि वो बिल्कुल तीनों टारगेट के पास पास ही हैं, एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। तो नज़दीक होना जो है वो क्या है, प्रिसीजन। और जो एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक होना उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना, ठीक है। जितनी भी मेजरमेंट लिए हैं वो एक्चुअल से चाहे दूर हों, लेकिन वो तीनों चारों मेजरमेंट पास पास हैं, तो फिर हम कहते हैं कि ये प्रिसीजन है इसके अंदर। और अगर वो एक्चुअल वैल्यू के भी पास चली गई हैं तो फिर हम कहते हैं एक्यूरेट भी हैं, प्रिसाइज भी हैं। तो बहरहाल इस तरह से ये दोनों डेफिनेशनें हमने ये ऊपर से याद कर लेनी है, और एग्जाम्पल आप इस तरह की बना सकते हैं, डायग्राम तो वो आप बना दें, डायग्राम में आप एग्जाम्पल के थ्रू आप बता सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब बाकी अगेन इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी, ये वाली चीज़ें समझने वाली हैं जो मैंने ब्रैकेटों में किया है क्योंकि ये ज़रूरी है। द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, क्योंकि जो हमने पीछे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर वगैरह, वहाँ हमने लीस्ट काउंट पढ़ा था। और लीस्ट काउंट यही होता है ना कि वो चीज़ कम से कम कितना मेजर कर सकती है, स्क्रू गेज कितना कम से कम मेजर कर सकता है। द स्मॉलेस्ट द लीस्ट काउंट, कहता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना छोटा होता है, द मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट, उतनी ही उसकी जो मेजरमेंट है उतनी प्रिसाइज आती है। क्योंकि छोटा तरीन लीस्ट काउंट है ना, मतलब उतनी छोटी तरीन वैल्यू हम मेजर कर पाएंगे, एक्चुअल के उतना पास पहुंच पाएंगे, तो हम कहेंगे कि उतना ही भी ये प्रिसाइज हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा। अब मेजरमेंट इज एक्यूरेट इफ इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, और जिसका साइज मेजर करना है जितना है उतना ही हम कर पाएं, उसके नज़दीक तरीन पहुंच जाएं, तो हम कहते हैं कि हम एक्यूरेट भी हो गए हैं। और एंड पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट ये एक पैराग्राफ है, द स्मॉलर द साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का साइज जितना छोटा होगा, द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड, तो हमें फिर जो इंस्ट्रूमेंट है उतना ही प्रिसाइज चाहिए होता है कि ताकि उसकी लीस्ट काउंट कम से कम हो, हम उसके पास पहुंच सकें। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज रिफ्लेक्टेड, अब ज़ाहिर एक्यूरेसी कैसे पता चल रही होती है, वो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम दे रहे होते हैं वहाँ से पता चल रहा होता है कि कितना आप एक्यूरेटली उसको मेजर कर रहे हैं। तो बहरहाल ये जो जितना मैंने ब्रैकेट लगाया है इनको भी आपने जहन में रखना है। अब आगे उसने एक इंफॉर्मेशन टाइप दी हुई है, एक टेबल है 1.7, और यहाँ पे उसने कुछ टाइम के हवाले से ना कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमें बताए हुए हैं। मसलन एक देखें एटॉमिक क्लॉक, ये हमने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। एटॉमिक क्लॉक जो है वो एटम के हिसाब से है, तो कहता है ये मेजर्स वेरी शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम का बहुत छोटा तरीन हिस्सा वो मेजर कर सकता है, और कितना 10 की पावर -10। तो ये याद रखना है, एटॉमिक क्लॉक कितना 10 की पावर -10, उसकी वैल्यू उधर से याद रखनी है। डिजिटल स्टॉप वॉच क्या करती है, ज़ाहिर है कि वेरी स्मॉल शॉर्ट इंटरवल्स को मेजर करती है, इसमें मिनट और सेकंड हो सकते हैं, और वो ±0.01 सेकंड की एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर सकता है। एनालॉग स्टॉप वॉच है, उसमें भी हम मिनट्स और सेकंड मेजरमेंट करते हैं, और उसकी जो एक्यूरेसी है ±0.1 है। तो डिजिटल की ज़्यादा एक्यूरेसी है, एनालॉग की कम है। इसी तरह से ये टिकट टेप टाइमर है, ये क्या करता है जी 0.02 सेकंड तक इसकी एक्यूरेसी बनती है। जो हमारी आम घड़ियां हैं उसमें ज़ाहिर है हम घंटे, मिनट और सेकंड्स को मेजर करते हैं, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है। पेंडुलम का भी वही काम है जो हमारा क्लॉक का काम है, सेम है, उसमें भी घंटे, मिनट और सेकंड मेजर करते हैं। और एक रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक कहता है। रेडियो एक्टिविटी असल में होता है, बाज़ एलिमेंट्स हमारे पास केमिस्ट्री में ऐसे होते हैं जिनमें से शुआएं निकलती रहती हैं, अल्फा बीटा गैमा रेज,
उनको रेडियो एक्टिव रेज कहते हैं। तो उनके निकलने से उनका जो मटेरियल है ना, जो पीछे रह जाता है एटम्स, वो डिके करते हैं, ठीक है, वो ख़त्म होते चले जाते हैं। तो उधर से हम उनको मेजर करना होता है कि कितने टाइम में वो डिके हो रहा है। तो वो टाइम मेजर करने के लिए ये वाला हमारा क्लॉक है, और ये ज़ाहिर है कि ईयर्स को कैलकुलेट करता है, साल हर साल को कैलकुलेट करता है। तो ये इस तरह से। और ये लास्ट पे एक छोटा सा टॉपिक है राउंड ऑफ करने का। ये आम चीज़ है, कोई इतना ख़ास नहीं है। इसमें देखें, राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि बाज़ नंबर्स को हमें छोड़ना होता है। अब ये मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। ये उसने लिखा भी है, ये मैंने ब्रैकेट में किया है कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ मोर देन 5, कि जिस नंबर को आप छोड़ रहे हैं ना, अगर वो 5 से बड़ा है, द रिटेन्ड डिजिट, जो उससे पीछे वाला डिजिट जिसको आपने अपने पास रखा हुआ है, उसको फिर हम क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और अगर जिसको हम छोड़ रहे हैं वो 5 से छोटा है, ये मैथ में हमने किया हुआ है, अगर वो 5 से छोटा है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो पास रखा है उसको फिर उतना ही रहते हैं, उसमें चेंज नहीं लाते। उसकी एग्जाम्पल आगे हैं, यहाँ पे बड़े ईजीली आपको समझ आ जाएगी। अभी इसको कहते हैं 2 डिजिट तक रखना है आपने इस नंबर को, ये वाले नंबर को। अब 2 डिजिट तो है 2.5, अब 1 और 2 को छोड़ना है, 1 को छोड़ना है। तो 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो फिर 1 को छोड़ने का कोई नुकसान नहीं है। जो हम पीछे रख रहे हैं ना, आखिरी डिजिट 5, उसको 5 ही रहने देंगे। देखें 2.5 ही आंसर आया, क्योंकि 1 छोटा डिजिट है। इसी तरह जब इनको हमने 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, इस 5 तक रहना है, यहाँ तक 3 बनते हैं ना, तो किसको छोड़ रहे हैं, 6 को। अब 6 को छोड़ना है तो 6 जो है ये 5 से बड़ा है। अब 5 से बड़ा हुआ तो फिर जिसको रख रहे हैं इस वाले को, इसको एक बड़ा कर देंगे, इस 5 को 6 कर देंगे, 3.46 हो जाएगा। देखें 3.46 उसने किया हुआ है। तो ऐसे करके हम करते हैं। अगर 5 से बड़ा है तो एक इंक्रीज कर दें, अगर 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करना, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना उसको। और एक रूल ये होता है कि अगर 5 हो एंड पे, सिर्फ 5 हो, ये तो होता है ना 5 से बड़ा या 5 से छोटा, और अगर सिर्फ 5 है तो फिर क्या करते हैं, उसके लिए फिर वो रूल कहता है 5 के साथ ऑड नंबर है तो 1 इज ऐड, तो फिर आपने पीछे वाले में एक ऐड कर लेना है। अगर 5 के साथ इवन नंबर है तो फिर आप उसमें ऐड ना करें। जैसे वो ऐसे 5 है तो उसके पीछे लिखा हुआ है लेट्स सपोज 4, ठीक है, और अगर 5 है तो उसके पीछे लिखा हुआ है जी 1, तो अगर ये 1 लिखा हुआ है तो इस 5 वाले को एक इंक्रीज कर दें, इवन लिखा हुआ है तो डिक्रीज कर दें। वैसे ये तरीका इतना अच्छा नहीं है। सो दैट्स इट जी, इतना ही था। अब जाहिर है आगे ये एग्जाम्पल है और ये आगे उसके की पॉइंट्स हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर जो है ये डन हो गया। कोशिश की हमने इसको समझने की, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हमने याद करने हैं। अब मेन काम आगे एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह एक्सरसाइज को अच्छा सा करते हैं। न्यूमेरिकल्स जो मैंने करवाए हुए हैं वो ज़रूर उनको अच्छा सा करें, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है करने हैं। और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आप देखें कि आपको शार्ट क्वेश्चंस के आंसर जो बताता हूँ वो आपने याद करने हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।